हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हरि ओम। शुभ संध्या। स्वास्थ्य के लिए योग, इस विषय को लेकर योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में आप सभी योग साधक, योग प्रेमी भाइयों और बहनों का स्वागत है। मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र जी राव, जो आयुष विभाग दिल्ली से जुड़े हैं। आप केंद्रीय योग एवं चिकित्सा परिषद CCRYN के निदेशक हैं। महोदय, आपका स्वागत है। मंच पर विराजित योग विद्या गुरुकुल नासिक के संस्थापक अध्यक्ष, मात्र 76 वर्ष के युवा, जो गत 55 सालों से अविरत योग सिखाने का एवं प्रसार प्रचार का कार्य कर रहे हैं और आज भी 14 से 16 घंटे तक इस कार्य में रोज मगन रहते हैं, ऐसे पंत प्रधान योग पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विश्वास जी मंडलिक का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं उनकी भार्या आदरणीय पूर्णिमा ताई जी, जो योग विद्या गुरुकुल की उपाध्यक्ष हैं, तथा उनके दाहिनी ओर विराजित है आदरणीय भास्कर जी कुलकर्णी। आप आसाम के हमारे योग विद्या गुरुकुल के प्रमुख हैं। मैं सभी महानुभाव जो मंच पर विराजित है उनसे निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस योग सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आदरणीय गुरुजी, आदरणीय भास्कर जी, पूर्णिमा ताई जी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद गुरुजी। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर विराजित हों। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गिरीश जी को लटकर, जो खामगांव से जुड़ रहे हैं, सभी योग प्रेमियों के लिए एक योग स्वागत गीत सादर करेंगे। श्री गिरीश जी को लटकर। हरि ओम। मैं गिरीश कोलटकर, योग विद्याधाम खामगांव शाखा से मैं यहाँ पर योग स्वागत गीत पेश कर रहा हूँ। शुभ स्वागत आपका करते हम योग विद्या गुरुकुल में।
अभिनंदन आपका करते हम। योग विद्या गुरुकुल में शुभ स्वागत आपका करते हम। अंजुलि में अक्षय प्रेम लिए, योग का है आनंद चरम। अंजुलि में अक्षय प्रेम लिए, योग का है आनंद चरम। उत्सुक पल के कौतूहल में अतिथि आप जब प्रकट हुए। उत्सुक पल के कौतूहल में कीर्तिमान जब प्रकट हुए। अभिनंदन आपका करते हम। योग विद्या गुरुकुल में शुभ स्वागत आपका करते हम। सुंदरता को पूजता जगत, जो चिरमंगल जो है शाश्वत। सुंदरता को पूजता जगत, जो चिरमंगल जो है शाश्वत। उस सुंदरता की सेज चढ़ा करते यह गीत समर्पित हम। उस सुंदरता की सेज चढ़ा करते यह गीत समर्पित हम। अभिनंदन आपका करते हम। योग विद्या गुरुकुल में शुभ स्वागत आपका करते हम। शुभ स्वागत आपका करते हम। शुभ स्वागत आपका करते हम। हरिओम। धन्यवाद। धन्यवाद गिरीश जी, बहुत ही सुमधुर आवाज में आपने स्वागत गीत हम सबको सुनाया। इसके पश्चात श्रद्धा जी देशपांडे, आरोग्य धाम नाशिक, आप सादर करेंगी एक गणेश वंदना। श्रद्धा जी देशपांडे। तुम्हाला पाहिजे होतं ना एक
छत्रपति गंधपति लीन निरंतर लीन निरंतर सूर निरागत सूर निरागत गणपति सूर धन्यवाद श्रद्धा जी, बहुत ही अच्छा नृत्य आपने सादर किया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं कुसुम जी पटेल कोल्हापुर से। आप हमारी संस्था का सभी योग प्रेमियों को परिचय करा दें। कुसुम जी पटेल। हरिओम। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, योग गुरुकुल के संस्थापक अध्यक्ष कुलगुरु विश्वास मलिक जी और अन्य मान्यवर अतिथिगण, योग विद्या गुरुकुल का संक्षिप्त परिचय देने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। योग विद्या गुरुकुल एक सार्वजनिक संस्था के रूप में पंजीकृत एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में योग और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करना है। ये संस्थान पिछले 60 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है और भारत में 15,000 और भारत के बाहर 5,000 योग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। इस कार्य के लिए हमारे अध्यक्ष और संस्थापक गुरुवर्य विश्वास मंडलिक जी को 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत क्षमता में योग के प्रचार और विकास के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 से हमारा संस्थान योग प्रमाणन बोर्ड द्वारा
अग्रणी योग संस्थान में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा पाठ्यक्रम 2018 से आयुष महाराष्ट्र निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर विश्वास मंडलिक को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने विशेषज्ञों की सूची में शामिल किया गया है, ताकि भविष्य में अपने योग संबंधित कार्यक्रमों में उनका राय या मशवरा लिया जा सके। मरीजों के इलाज के लिए नासिक में 30 बेड का योग एवं नेचुरोपैथी अस्पताल चलाया जा रहा है, जहां से आज तक 35,000 से भी ज्यादा मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। 2014 में स्थापित योग कॉलेज कवि कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से संलग्न है, जहां योग शास्त्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पदवी के लिए पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। 25 एकड़ जमीन पर फैला विश्व योग आश्रम 2002 में प्रस्थापित किया गया है। इस परिसर में 300 छात्रों के लिए छात्रावास, कक्षाएं, ऑडिटोरियम और नौका विहार की सुविधा वाली जिल है। यहाँ 50 बेड का योग अस्पताल और अच्छी तरह सुसज्जित संशोधन केंद्र है। अब मैं कोरोना महामारी दरमियान संस्था द्वारा समाज हित में किए गए योगदान का उल्लेख करना चाहूंगी। कोरोना वायरस के हमले के कारण पूरी दुनिया काफी तनाव में है। लोग अपने घरों तक ही सीमित हैं। कई व्यक्तियों ने आजीविका के साधन खो दिए हैं। लोग शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। योगाभ्यास लोगों को अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में मदद करता है और फलस्वरूप वायरस से लड़ने के लिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हमने लोगों का समुपदेशन करने हेतु कई उपाय किए हैं, जैसे कि हमने हमारे योग शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाए उसका प्रशिक्षण दिया और कई योग शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास देने के लिए प्रेरित किया, जिससे घर बैठे ही हमने अनेक लोगों को योगाभ्यास सिखाया। हमने कोविड-19 से लड़ने के लिए विशेष योग निद्रा तैयार की और ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध करवाई, जिसका MP माननीय गिरीश बापट सहित हजारों लोगों ने लाभ लिया। हमने कोविड-19 से ग्रसित मरीजों के लिए मुफ्त योग कक्षाओं का आयोजन किया, जिसका लाभ केवल महाराष्ट्र नहीं, यूपी, मेघालय, आसाम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक से 1300 साधकों ने लिया। कुल 65 कक्षाओं द्वारा ये किया गया और आज भी ये कक्षाएं शुरू है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह के बारे में कहना चाहूंगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने की शुरुआत की। ये योग का विश्व स्तर पर प्रचार और प्रसार के हेतु एक बहुत ही नायाब विचार है। हमारा संस्थान हमारी सभी शाखाओं के सभी शिक्षकों को इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत और विश्व के कई देश में योग परंपरा के लाभों का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हमारे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मंडलिक जी को आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न विभागों में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है, जैसे कि योग प्रमाणन बोर्ड संचालन समिति, सेंट्रल काउंसिल, योग और प्राकृतिक चिकित्सा वैज्ञानिक सलाहकार समिति, पेट्रन नेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, अध्यक्ष, रेफरी, न्यायाधीश प्रशिक्षण समिति। हमारे संस्थान में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए वर्गीकृत पाठ्यक्रम है। हमारे संस्थान द्वारा विभिन्न भाषाओं में योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर 80 से अधिक पुस्तक प्रकाशित किए गए हैं। हम पिछले 40 सालों से योग सुगंध नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करते आ रहे हैं। संस्था के बारे में अगर बोलने जाए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन समय मर्यादा को देखते हुए मैं यहीं रुकना चाहूंगी। धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद कुसुम जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं
डॉक्टर नीलेश जी वाघ को प्राचार्य योग महाविद्यालय नाशिक, आप प्रमुख अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र जी राव का सभी प्रेमियों से परिचय कराएंगे। डॉक्टर नीलेश जी वाघ। हरिओम। सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित योग और निसर्गोपचार प्रेमी भाइयों और बहनों, आज 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन में उपस्थित आज के हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर श्री राघवेंद्र जी राव का मैं योग विद्या गुरुकुल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर जी का परिचय करवाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। असल में देखा जाए तो उनका नाम ही राघवेंद्र है, मतलब उनके नाम में ही राघव है। राघव माने भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम का परिचय मैं क्या करवाऊँ आपसे। ऐसे हमारे प्रमुख अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं। किसी भी कार्यक्रम की औपचारिकता होती है, प्रमुख अतिथि का परिचय करवाना आवश्यक भी होता है। इसलिए कार्यक्रम की औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए उनका परिचय करवाने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत ही विदुषी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, बड़े साइंटिस्ट भी है, और ऐसे महान व्यक्ति का परिचय करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। महोदय, आपने 1998 में मैंगलोर विद्यापीठ से BNYS यह डिग्री हासिल की है, और मैं हर्ष के साथ ये कहना चाहूँगा कि मैंगलोर विद्यापीठ में सेकंड रैंक में आके आपने ये डिग्री हासिल की है। इससे ही आपकी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता का परिचय हम सबको निश्चित रूप से मिल रहा है। बाद में सन 1998 में ही आपने एस व्यासा में रिसर्च फेलो के रूप में प्रवेश किया, और आगे चल के वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपने काम करना प्रारंभ किया है। उसके बाद आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्री डायबिटीज़, CVD रिस्क प्रिवेंशन आदि काफ़ी सारे विषयों पर योग एवं निसर्गोपचार के द्वारा काफ़ी सारे रिसर्च भी किए हैं। इसके साथ साथ HIV और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां जो है, जानलेवा विकृतियां जो है, उनके ऊपर भी आपने काफ़ी सारा रिसर्च का काम किया है। सन 2007 में आपने आपकी PhD पूर्ण की है, डॉक्टरेट जो है वो आपने पूर्ण की है। इसके साथ साथ कई सारे रिसर्च पेपर्स आपने जो प्रेजेंट किए हैं, तो उनको बेस्ट रिसर्च का भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ 100 से भी ज़्यादा, मतलब 100 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर आपके इंटरनेशनल रिसर्च मैगजीन में प्रकाशित किए गए हैं। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि कई देशों में आपने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के काफ़ी सारे वर्कशॉप भी लिए हैं, रिसर्च के वर्कशॉप भी लिए हैं। उसके साथ आप आयुष रिसर्च पोर्टल भारत सरकार का जो उपक्रम है उसके भी सदस्य हैं। वर्तमान में आप सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ये जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय का विशेष उपक्रम है, उसके डायरेक्टर या निदेशक का पदभार भी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। CCRYN के माध्यम से आपने भारत के कई राज्यों में खास करके नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी शुरू किया है। कई जगहों पे हरियाणा में भी एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी एक पिछले साल में ही हुआ है। उसके साथ साथ रिसर्च, योग, निसर्गोपचार, इन विषयों पर काफ़ी सारे व्याख्यान अलग अलग जगहों पे आपने प्रस्तुत किए हैं। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि अपने भारत देश के जो युवा रिसर्चर हैं, उनके लिए आप निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्थान भी हैं। कई युवा रिसर्चर जो है आपसे प्रेरणा लेके ही इस रिसर्च के क्षेत्र में कदम रखते हैं। उसके साथ साथ उसके अलावा मैं आपकी खासियत कहना चाहूँगा, विद्या विनय न शोभते। हर एक के काफ़ी लोगों के पास विद्या होती है, लेकिन विनय साथ में होना ये बहुत ही आवश्यक है।
और विनय माने नम्रता आपके कण कण में है। इस बात का पता आपके सानिध्य में काम करने वाले जो अन्य अधिकारी है, अन्य सदस्य है, उनके माध्यम से निश्चित रूप से समझने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इसका मतलब है कि ऑलवेज डाउन टू अर्थ ऐसा आपका व्यक्तिमत्व है। मतलब विदुषी होने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी अपने पैर जमीन पर रखना, यह आपकी विशेष खासियत है। महोदय, आज आपको सैकड़ों लोग आज YouTube के माध्यम से आपके विचार सुनने की अभिलाषा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा को तितीक्षा में न बदलते हुए मैं आपका फिर से योग विद्या गुरुकुल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे नम्र निवेदन भी करता हूं, इस उद्घाटन के समारोह के अवसर पर आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रकट करें। I kindly request you, sir, please guide us on this occasion, Dr. Raghavendra Ji Rao. Hari Om. थैंक यू डॉक्टर नीलेश जी। मैं भी स्क्रीन भी शेयर करना चाहता हूँ 1 मिनट। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलेश जी। इस 60th एनिवर्सरी के उपरांत जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है, स्वास्थ्य के योग के स्वास्थ्य की कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, उसके लिए मैं अभी सब लोगों को बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ। इस योग विद्या गुरुकुल के प्रमुख श्री विश्वास मांडलिक जी और मंच पर उपस्थित पूर्णिमा ताई जी और भास्कर कुलकर्णी जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस विषय पर चर्चा करने के लिए और इस उद्घाटन समारोह में मुझे भाग लेने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। इस योग के बारे में थोड़ा विषय है जिसके प्रस्ताव में अभी कुछ क्षण में इस स्लाइड के एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। जब हम स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं ना, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि योग केवल स्वास्थ्य को रक्षण करने के लिए भी नहीं है, लेकिन जब लोग अस्वास्थ्य होते हैं उसको ठीक करने के लिए योग बहुत प्रचलित है। एक योग मैं कह रहा हूँ कि योग की जो इम्पोर्टेंस जो लास्ट 20-30 ईयर्स में हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब योग थेरेपी के रूप में अस्वास्थ्य लोगों की रक्षण और उनकी स्वास्थ्य बढ़ाने की जो काम योग कर रहा था, उसकी जो रिसर्च हुआ था, उसकी जो एविडेंस, बहुत सारा एविडेंस आया है, उसके जरिए योग की प्रामुख्यता और उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। यदि हम बोलेंगे कि आप फिट हो, इसके लिए आप योग करें, तो कोई योग नहीं करेगा। योग सब लोग जब करते हैं तब उनके मन में ये आता है कि देखो मैं भी अस्वस्थ हूँ, मुझे स्वास्थ्य को रक्षण करना है, मुझे फिट होना है, तो उसके लिए मुझे योग करना है। जब उनके मन में ये सब विचार आता है, विचारधारा आता है, तभी वो लोग योग करना शुरू करते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि हमारे देश में 65% लोग जो सिटीज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो फिजिकली अनफिट है और 50% लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो भी फिजिकली अनफिट है। ये स्टडी जो है, जो ICMR के इंडिया AB स्टडी जो है 2018 में इसका पूरा इसका विश्लेषण आया था और इसका बड़ा पब्लिकेशन भी हुआ था। तो बहुत सारे हमारे देश के कार्यकर्ता, हमारे देश के लोग जो 30 ईयर्स के ऊपरी में हैं, वो फिजिकली अनफिट है। तो इससे क्या होता है? मोटापन होता है, मोटापन से डायबिटीज होता है, उससे हाइपरटेंशन होता है, उससे हार्ट डिजीज होता है और उसकी कैंसर होने की चांसेस की संभावना भी बहुत बढ़ता है। तो ये सब जो हम बोलते हैं असंक्रामिक रोग, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है और बुरी तरह की डाइट जो हम खाते हैं, खाने की वजह से होता है। आहार, विहार, आचार, विचार, जब ये चारों ठीक नहीं होता तब ये सब रोग आ जाता है। तो मैं इस विषय के बारे में थोड़ा और डीपर चर्चा करूंगा और इसके बारे में जिस तरह योग थेरेपी के माध्यम से अस्वास्थ्य लोगों को रक्षण करती है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य बढ़ाने की काम करती है, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बेंगलुरु के रहने वाला हूँ और हिंदी बोलना तो वहाँ तो हिंदी हम रोज़ नहीं बोलते,
सो हमारा वहाँ तो हमारा भाषा जो है कन्नड़ है और अंग्रेजी भी है, तो थोड़ा हिंदी और अंग्रेज मिक्स करके मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में। तो हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो इट्स कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेलनेस हम बोलते हैं इसके लिए। सो बहुत सारा डायमेंशंस है। एक है फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट होना। केवल आप जिम बॉडी लगाएंगे और बीपी रखेंगे तो फिजिकली फिटनेस कोई काम नहीं आएगा। तो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, अच्छी तरह की न्यूट्रिशन होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह का नींद होना चाहिए, इम्प्रूव, और आपके लिए आप हर्ष और उल्लास में रहना चाहिए। यूज स्ट्रेस हम बोलते हैं, इट्स अ गुड स्ट्रेस। यदि स्ट्रेस नहीं है हमारा जीवन पे तो जीवन बहुत बोर हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ, सब लोगों में एक ड्राइव होता है कुछ काम करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ एक्सेल करने के लिए। उस ड्राइव को हम बोलते हैं स्ट्रेस। जब ये स्ट्रेस कुछ बैलेंस में हो, आप उसको अपने हथौटी में आप उसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है और आप दुखी हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। तो पूरा वेदांत की जो वेदा की सारांश है, सुख दुख परीक्षा हम बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह की सुख दुख परीक्षा और आत्म परीक्षा, ये दोनों हैं बहुत मुख्य सारांश वेदों का। और इन सब की इस सारांश को अध्ययन करने में योगा बहुत प्रचलित है, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज हाउ डू यू मैनेज डिस्ट्रेस, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस. This is a very, very important aspect of it, and one of the important aspect of this is yoga. We'll come to it later on. So when you talk about 6 dimensions, there is physical dimension, mental dimension, social dimension, emotional dimension, spiritual dimension, meaning and purpose in life, apart from occupational dimension. So all these things are very, very important for any normal person who is going to work, who has a family, who has a work, who has a life, who needs to balance his work and life, okay, who goes about his daily routine just like anybody else in this country. So very, very important here is to maintain different aspects of these dimensions to become healthy. So नीलेश जी बोल रहे थे कि आई जब हम ईगो रखते हैं तो तभी सब रोग आते हैं. So we say it's called illness to wellness continuum. When you have more ego, you have more conflicts, you have more problems, you are not able to adjust, you see everything very stressful, you succumb to stress, you go towards a state of ill health or illness. When you take care of this ego by using yoga, that is when you are in a comfort zone, you are able to accept everybody's ideologies, everybody's opinions, you are not going to have more conflicts, you will have lesser stress, it gives you better health and better wellness. So but what today we see here is, we see more of illness than and then less of wellness. Why I say this? It is because 1 in every 3 persons above 40 years of age is hypertensive. 1 in every 12 person is diabetic. And 1 in every 22 persons in women above 40 years of age has breast cancer, especially in cities. Okay, so you have 1 in every 10% has some form of disease or other in the whole country. So this NCDs, जो हम बोलते हैं non-communicable diseases, is very highly prevalent in the country, and as you grow older, all these diseases surface. And this is very, very important because if you want to take care of the disease, you have to have the wellness. ये wellness क्या होता है? इसको बोलते हैं हम homeostasis, balance. समत्वम योगा उच्यते, योगा में कहना है तो. So if you have a balance in your BMR, if you have a balance in your lipid levels, cholesterol levels, if you have a balance between the cells dying in your body and cells proliferating and new cells coming in your body, if you have a balance in your immunity, for example, if you have an overactive immune response, it's called allergy. Underactive, it's called infection or cancer. Okay, and if you have balance in your stress hormones, so usually in the early morning you have high stress hormones, cortisol. It comes down by evening. So that balance has to be there. That circadian rhythm has to be there. And if you have good cardiorespiratory fitness and health, all this is called homeostasis or wellness. Into simple terms to say, the definition of somebody who is well or has wellness is to have a balance in all the physiological systems. यदि जब हम लाइफस्टाइल के डिसीज के बारे में बोलेंगे
It's very important to understand that for all the non-communicable diseases, these three are very, very important factors. Physical inactivity, hypernutrition, that is overeating, and stress. All these come because you're not able to take control of your mind. You're not able to manage your mind. You're not able to manage your desires. You're not able to manage your hunger. You're not able to manage your appetite. You're not able to manage your stress. Okay? For example, you might have seen some people who have stress. They keep on going out of the office. Every time some colleague comes to them, they run out of the office and have a tea. The reason why they don't like tea, but they're going out to have the tea is only for the reason because they want to get out of the workplace. Similarly, somebody who is smoking cigarette or taking alcohol, he's doing that because he thinks that by doing that, he's coping with the stress. But these are maladaptive ways of coping, and this can cause a lot of problems in the long run. So there are so many disorders, right from behavioral disorders, depression, anxiety, insomnia, cardiovascular diseases, heart disease, hypertension, irritable bowel disease, repetitive stress injuries in musculoskeletal disorders, cancer, autoimmunity, arthritis, PCOS in women's health, menstrual problems, difficult menopause, pregnancy-related issues, obesity, insulin resistance, metabolic syndrome. So all these are called lifestyle diseases, which are very, very common in our communities. And this can be only taken care of if you manage these three things. So how does yoga can be useful? How is yoga useful today? Because today we see in modern medicine, when we talk about modern medicine, we talk about more of curative, we talk about surgery, we talk about managing infections, etc. Okay, but when you talk about, when you talk about how does yoga complement Western medicine, it is mainly in the area of psychosomatic diseases where yoga plays a very, very important role. So if you want to look at the physiology of yoga today, yoga, you have postures, you have asanas, you have pranayamas, and you have dhyana or meditation techniques. And all these work on different systems of the body in different ways. It works on balancing the hormones in endocrine system, balancing the immunity, and especially the cytokines. In cardiovascular, it helps in balancing your heart rate and rhythms. And in nervous system, it helps in improving cognition and perception. And in cognition and perception. And in musculoskeletal system, it helps in improving strength, stamina, endurance, and brings about better flexibility and core strengthening. So if you look at how do you build evidence for yoga, so very, very important when you say is using yoga for somebody who is well is different person, who is normal volunteer is different, whereas using yoga as a therapy is entirely different. So here what we do is just like a clinical trial, we also look at different aspects of yoga, who can use yoga. So for example, when you talk about cancer, and I'll give you a lot of experience on cancer because my major experience has been in working with cancer patients for the last 20 years, where I've seen really the effects of yoga. So if you really want to see the effects of yoga, there's no better disease than cancer. Okay, because cancer patients undergo surgery, undergo radiation, undergo chemotherapy. There's a lot of anxiety, a lot of depression, a lot of psychological distress, apart from the treatment-related distress, which can be really managed with yoga. So we'll go into the details about this in how you can use yoga in cancer. So if you see some of the evidence for yoga in cancer, a lot of studies are there, more than 410 publications. If you look at PubMed on yoga and cancer, and 50% of them focus on quality of life. How does yoga improve quality of life? How does it reduce symptoms in these patients? So if you look at the major cancer hospitals, you have the Dana-Farber Cancer Center in New York, also Center for Computer Integrative Medicine, and at UCSF, that's where I did my NIH postdoc fellowship for 2 years, in 2004 to 2006. So did the first Indo-US study on yoga for HIV as well as for pre-diabetes. So here also, if you see routinely, a lot of patients do yoga there, and it's an important part of treatment. And if you want to see evidence for yoga, it's very, very, very encouraging compared to all the Ayush systems in cancer. I'm just giving you an example of cancer today. And if you look at, because the leading amount of research with Ayush therapies is mainly in cancer. Okay. And if you see the yoga here, 31% of these studies in yoga on cancer are clinical trials. And that's a very, very important aspect of it. Now, coming to cancer patients, what do the cancer patients undergo? Many of these patients have extreme distress. 90% of the patients have fatigue, 59% have anemia,
90% have nausea, vomiting during chemotherapy. Many of 56% of them have constipation. 23% have diarrhea. They have cognitive impairment. They have neuropathy. There are various other kind of symptoms. So these are almost present in almost huge number of patients. So this is very important for us to understand. So what we thought, what wanted to do was to see, can we use yoga intervention programs, and especially to help in reducing symptoms in these patients, improving mood states, reducing anxiety and depression in these patients, reducing stress hormones in these patients, improving anti-tumor immunity in these patients, reducing inflammation in these patients, trying to reduce the genotoxic effects of chemotherapy and radiotherapy. So these are the areas which we wanted to work on to use yoga intervention. Now, if you have seen a cancer patient, many of the patients do ask, I take vegetarian food, I have never taken alcohol, I've never smoked in my life, but still, and I worship God every day, I do exercise, I do activity, still I got cancer. This is a very, very important thing which most of the patients tell. Okay, and I've seen majority of the patients tell this. So you should understand this. In 40% of the cases, we know what is the cause of cancer. Remaining 60% of the cases, we don't know what is the cause of cancer. Meaning to say, there are cells which are always multiplying in your body, the cells which are always dying in your body. There are chances that as the cell keeps multiplying, there are chances of mutations occurring, and some of these mutations can be cancerous, where the cancer can spread from one place to other parts of the body. In cancer, they produce their own blood vessels, they produce their own cytokines, they start multiplying themselves, they become immortal cells. These are non-functional cells, they are useless cells, they are like parasites inside your body. And they compete with your normal cells for nutrition. Okay, so this is a cancer basically. And there was a very important publication in 2006 by Anil Sood colleagues. It was published in Nature, where they wanted to look at whether stress can cause cancer. So they did animal experiment. They took 3 different groups of mice. One group of mice, 30 mice was there. They injected cancer cells into the peritoneal cavity of the mice. Okay, and in the second group, all the 3 groups, they injected cancer cells in the peritoneal cavity of the mice. In the first group, they gave electric shock whenever the mice was hungry, when it went to eat the food. Second group also, they gave the electric shock, but along with the electric shock, they also gave a beta blocker. Oh shit. So what they found out was, in these 3 groups of mice, the first group, out of the 30 mice, within 15 days, all of them died because of the cancer progression. And in the second group of mice, about half of them lived. And the third group of mice, about 25 of them died. Okay, this was also to show that if there is a stress in these mice, it will increase the progression of cancer. Though we do not know the stress can cause cancer, we do know that it enhances progression of cancer. Subsequently, hello, sir. Sir. Yeah. Your mic is on both the accounts. One second, please. Kindly put one. Yeah. Sorry to disturb you, but we are getting echo. Yeah. It's okay now? Is this okay now? Yes. Yeah. So in the yes, studies, sir. Yes, sir. What they saw in another important study was, which looked at a meta-analysis of all the patients with cancer who had depression. 25% of them who had depression had higher mortality rates, and 39% who had any major depression also had higher mortality compared to those who are not depressive. Now, when you do a research on cancer, we need to look at what are the problem areas in cancer and then do research. Similarly, if you want to do research in diabetes, we need to understand where does yoga play a role in diabetes, where does yoga play a role in hypertension, where does yoga play a role in heart disease. Now, in this, we looked at all the problem areas. We found out there is no proper management of fatigue and the loss of appetite in patients, no proper management of morphine-induced constipation, xerostomia or dry mouth during radiotherapy was also a problem, neuropathy was a problem, bed sores was a problem, oral mucositis during radiation was a problem, nausea, vomiting during chemotherapy, 90% of the patients have, and even though you give antiemetics, they still have nausea. That was also a very big problem. And we also saw that there was also malignant wounds, which is also a problem in this patient. So when we looked at doing a literature review and looking at Cochrane reviews, we found that yoga was the only one area which had a large number of Cochrane reviews, and 8 of them was there in
cancer as compared to other alternative medicines or other Ayush therapies. So we looked at using yoga in breast cancer patients undergoing surgery, chemo, and radiation. It was a 6 months of intervention for the patients. One group received yoga along with the conventional treatment. Other group got only a psychological counseling, which they usually get normally in the hospital. So we looked at wound healing, we looked at immunity, we looked at inflammatory cytokines and anxiety during surgery. We looked at mood states, anxiety, depression, nausea, emesis, fatigue, and stress. We looked at how can yoga help in improving speech articulation in patients who are undergoing radiotherapy for head and neck cancer. We looked at fatigue, we looked at myofascial pain, we looked at pain management, immunity, quality of life, and constipation. So I'm not going into all these details of this. This is one of the studies which has been published in Indian Journal of Palliative Care and Community Therapies in Medicine, where we looked at yoga program, mood states, quality of life, and toxicity in breast cancer patients receiving conventional treatment, where we could show clearly that the quality of life was better in yoga group, the toxicity of the conventional treatment came down, and symptoms came down drastically in yoga group compared to control. And if you see a meta-analysis of all these studies done elsewhere by somebody else, they have quoted our studies where they're shown. You can see the bottom two, the green ones. Okay, you can see here our results of our study are almost similar to the studies done elsewhere globally. And we showed that it was very clearly shown that yoga helps in reducing anxiety as well as depression. Okay, and we also want to look at the role of yoga in fatigue. And if you see today, there is a guideline which is there from American Society for Clinical Oncology, and yoga has been one of the important mainstay of treatment for managing fatigue in patients with cancer. So patients of cancer undergo both physical fatigue, mental fatigue. Physical fatigue is because of the anemia or nutritional deficiency, as well as due to chemotherapy and distress and other things. Mental fatigue is because of more of psychological distress. So yoga helps in improving oxygenation of tissues. It helps in conservation of energy. It helps in reducing fatigue. But I'll just tell you briefly what we have done with yoga in cancer patients. So what we have seen is yoga helps in reducing anxiety, reduces distress in these patients, reduces depression in these patients. But at the same time, and if you see, there's so many things which the patients undergo. Like for example, when you do surgery, after the breast is removed, you have seroma collection in the axilla, you have lymphedema which happens in the hand, and we have seen that yoga can be useful for preventing lymphedema in these breast cancer patients. It's been published as well. And again, there are patients who take letrozole or aromatase inhibitors for 5 years, hormone therapies for 5 years with breast cancer. And this can cause thinning of bones. This can reduce the calcium deposition in the bones and make the bones susceptible to fractures. So it's very important that when you give yoga, you have to be very, very careful, especially in cancer patients, because you have to see whether the yoga which you are giving is safe for the patient or not. So you can't give too much of topsy-turvy asanas, you can't give twisting asanas, too many complicated asanas cannot be done. You need to do more of relaxation techniques, more of breathing exercises, and more of dhyana meditation and other things. So a little bit of simple loosening exercises and basic asanas to improve the lung capacity is more than enough in most of these patients. This is a very, very important aspect which all of you should understand. So for example, if you see, whenever a patient is there with cancer and talks about fatigue, so you have to understand that cancer can also cause anemia, and anemia can lead to fatigue. So most of them you have seen patients who have hemoglobin below 6 gram percentage. So that is when you really can't do yoga. So you should be very, very careful when you give yoga. And many of the patients also have low sodium levels in the blood, which can lead to hyponatremia, can lead to fainting attacks. And this can also be a contraindication for yoga therapy here. And there are other patients who are there, for example, cancer, I said to you, as I said initially, for example, breast cancer can go to lungs, can go to brain, can go to bones, can go anywhere in the body. Okay, so once you are diagnosed with cancer, you need to look at the stage of the cancer, whether it is already spread, it is localized, and you also have to be very, very careful when you give this particular treatment. What is it that you are doing yoga for? For example, I had a patient of mine who was referred by a medical oncologist, and she was referred to me because she told the medical oncologist that she is doing Sudarshan Kriya Yoga, hyperventilation, fast breathing, Kapalabhati, Bhastrika Pranayama every day. Okay, and this patient had the breast cancer which had spread to her lung. Okay, and she was receiving radiotherapy and chemotherapy for the lung lesion, and that lung lesion was very, very close to the hilar region, or it's very close to the tracheobronchial tree.
So, meaning you say there's already a cancer there, you're trying to kill the cancer cells by using radiation and chemotherapy, and that can communicate with your trachea and can lead to what is called pneumothorax. So, if there's a hole which happens there, it can lead to collection of air in the pleural sacs, and the patient is not able to breathe. It's an emergency condition. So, I had cautioned that patient. I told her, better don't do all these things. Just do simple deep breathing, yogic breathing. That's all you do, nothing else you do. And that patient is also a yoga instructor herself, was also a yoga teacher herself, and she was routinely taking classes. And within a week of me meeting that patient, her husband calls me at evening 6 o'clock and says that she was taking a class, she just fainted, she's not able to breathe. And I said immediately, take her to the emergency condition, any hospital nearby, and give me a call. And when she went to the ICU casualty department, and immediately I called the doctor and told him, as soon as I called back, I talked to the doctor, I told them, this can be the cause, immediately do X-ray or whatever it is. And they immediately did that, and they found out that it was an open pneumothorax. Okay, so this can be an emergency condition. So it is important to understand that yoga, when you tell yoga is used as a therapy, it is not safe all the time. It can lead to so many problems also if you don't know why you're using yoga. I was also privy to one of the episodes in one of the institutions, a reputed institution, I won't name the institution. There was a lady who was doing yoga. She was obese. She wanted to reduce her weight. She had metabolic syndrome, PCOS and other things. She was a middle-aged girl, or middle-aged woman who was recently married about a year back or so. Husband was a physiotherapist, and she was undergoing naturopathy interventions. She was undergoing yoga intervention, and she was practicing yoga, dynamics, etc. And during that naturopathy and yoga intervention, she was also on fasting. So she was on fasting for about 3 days to reduce her weight. At the same time, she was doing yoga, and with a lot of zeal to reduce her weight, she was doing dynamics. And the yoga instructor had come and told her, don't do dynamics, don't do fast yoga, you just relax yourself since you're on fasting. She did not agree to this. So she was, when the yoga instructor went that side, she started doing it, and she just slipped and fell backwards, fell on her head, and broke her collarbone. And she died instantaneously. Okay, and this is a very, very serious thing, and this became a very big case because the husband filed a case against the hospital. There was an inquiry committee which happened. We all had to go. I was also a member of the inquiry committee. We went there, and fortunately, that hospital had a video of the yoga hall. The video recording was on, and they had a video where the instructor had come and told the patient not to do this. She had signed the patient not to do this. Okay, so all these things were really documented, and that's why the hospital got saved. Even though they paid compensation, hefty compensation to the husband and to the victim's parents, they were not castigated because they had followed the guidelines. They told the patient not to do this, and but instead of that, in spite of it, the patient was following this. So yoga is, there are some side effects which can also happen. So when you are giving other treatments, for example, if you have a heart failure and you want to do hyperventilation and other things, it is contraindicated in patients with stage 2 and 3 heart failure. It can cause more problems. So we need to really understand the physiological condition, understand the pathophysiology of the condition, the existing condition of the patient, and then tailor the yoga intervention. So yoga as a therapy. This is very, very, very important. And we have tried to do this with a lot of evidence base. And it's not just the yoga teacher who goes there to plan the treatment. The yoga teacher, the doctor, the medical oncologist, the therapist, everybody is involved in this. It is called as the integrative oncology department, where we have rounds every day. We look at different problems. We see this is the problem. So this is the problem. If, for example, if there's a patient with fatigue, we rule out whether there's anemia, we rule out hyponatremia, and then give the yoga intervention. Okay. So we have to also look at the underlying cause. This is very, very important. So this is a medical stream by itself when you say yoga as a therapy. And today yoga has become famous mainly because of its therapeutic effects. And this is very, very important that when we practice yoga, we also have to be aware of the underlying problems and know how much yoga can be beneficial. Now, the second important thing I'd like to tell you, let us come to the common problems. Leave cancer alone. Look at diabetes. Now, patient is there. Patient is having 200 milligram per deciliter of blood glucose levels, fasting blood glucose levels, very high blood glucose levels. Diabetic since 4 to 5 years. Okay, she is obese, he or she is obese. They want to reduce weight. They come to yoga class. Now I have seen a lot of cases where the yoga teacher would have told the patient, "You're doing yoga, you stop your medicines." Okay,
But if you want to really do the yoga intervention, you should know what is the effect of the yoga intervention. Like if you take the literature review, if you do the literature for all the studies on yoga and diabetes, they have shown very clearly that even doing yoga for about 2 months to 3 months regularly can reduce the blood glucose by 50 to 60 milligram per deciliter. It can't make the blood glucose completely normal. So you require medicines. Along with that, you need to be having yoga as an add-on. And over a period of time, as you keep on doing yoga for a longer time, changing your lifestyle, changing your dietary practices, slowly the diabetes is going to come back to normal. So this is a long process, a slow and steady process. It cannot occur overnight. It cannot occur over 2 weeks or a month. So it should be very, very important that you also educate the patient about this particular aspect and say that this is a graded kind of a response. It occurs over time and depends upon your willpower, your adherence to yoga regimen, adherence to dietary regimen. So, okay. So this is an example of diabetes. So you should know how much effect the yoga has got, okay, in reducing the blood glucose levels. And based on this, you correctly give the information to the patient. You tell the patient what is it, what is this goal of this yoga intervention. So for example, I have a patient who has anxiety. So I know how to use yoga intervention to have a patient who doesn't even get sleep. So till 2 o'clock, 3 o'clock in the night, she's awake. She's seeing her mobile, she's reading a novel, she's just tossing around in the bed. And she gets sleep only around 3 a.m. or 4 a.m. in the morning, and she gets up at 10 a.m. in the morning. Okay, so late in the morning. So there's a disturbance in the circadian rhythm. So how do you manage these patients? What is important to tell this? Especially this seen in elderly population. Okay, this is because of the lower growth hormone levels, higher stress hormone levels as you grow old. So we need to understand all this pathophysiology and then try to tailor the yoga intervention appropriately so that you can bring the normal homeostasis inside them, bring about the balance in the physiological functions within them, and this can take them to wellness. So अस्वास्थ्य से स्वास्थ्य के लिए लेने के लिए we have to do a lot of yoga. So that is where yoga has become very, very important, because today, if you see how many of them, if you see anybody above 40 years, and if you start trying to assess them for their hypertension, assess them for their wellness, you will find majority of them are not well. Most of them are ill. Okay, because most of them are physically inactive, they have the wrong dietary patterns. Okay, and many of them have hypertension or obesity or any overweight, whatever it is. They have any one particular form of other risk factor or other which can make them succumb to most of these diseases, apart from the habits which they take, which they also have. So this is a very, very important aspect. How does yoga be useful in correcting the behavioral changes of the person, improving the lifestyle of the person? And very, very important here in yoga is a very, if you say a patient to go and do walking, so patient may do walking. So I have an example of a patient, simple example. He was a big logistic supplier. He has more than around 20 to 30 lorries, and he runs a very huge transport business in Bangalore. And this person came to me, and he and his wife came to me, and he was saying that he has hypertension. His BP is not coming under control, but he doesn't have any heart disease. And the doctors put him on medicines. He doesn't want to take medicines. Now then his wife came and also was there with him. She got a phone call. As soon as she got a phone call, he threw the phone away from the wife. Don't disturb me. Why you brought the phone inside? Why can't you switch it off? He was very, very angry and was very abusive with his wife. Then I said, you are also saying you are doing yoga. What yoga do you do? I asked. I do Surya Namaskar, sir. I can also do 101 Surya Namaskars. Okay, very good. What else do you do? I do Kapalabhati. I do this. I do that. He was telling everything what was there in the yoga book. Fine. But are you able to feel relaxed after doing yoga? I asked. I feel okay, energetic, but relaxed I don't feel. Are you able to get good sleep? No, sir. Usually I sleep late, but morning I have to wake up because most of my transport business lorries have to reach the destinations. The drivers keep calling me. I have to get up. So I also get tense if they don't reach in time. So there'll be some problems in the toll booths and other things and customs and sales tax. It bothers me a lot. So his understanding of yoga was to do just asana simply, but he was not able to relax at all. Okay. I said, why don't you do breathing exercises, do pranayam, try to calm down your mind. Okay. What is yoga is about calming down. As soon as you finish your yoga practice, you should feel that you are calmed down. If you're not feeling you're calming down, if you feel only very high of energy and other things, it is really not the yoga which you are trying to do. It is probably exacerbating your problem.
So when I said this and I started telling him and training him for about a week or so, he became very, very, very calm. And his BP, which was almost around, it was like 200, it was systolic, and his diastolic was almost 110. Okay, it started coming down. And I said, you also start with some medicine for some days, and then you start with yoga intervention. And along with diet, reducing salt, reducing spicy food, and taking an Ashwati kind of diet. Okay, trying to take care of his constipation, which is a very, very important problem. He had bowel habits, and also advise him to stop smoking. So all these things, when you start doing it, slowly in 3 months, his BP came back to normal. Okay, but that person had a very high, good willpower. He had this thing to listen, understand, and listen to somebody. And this is the kind of thing is very, very important when you talk about yoga for therapy. Okay, so you have to understand the root cause, treat the root cause, and take it in a proper manner. That is when patients who are having ill health can come back to wellness or can become well very, very soon. So this is a small thing. I'm sorry I had a problem with my laptop today and I couldn't share all these slides with you. But the next time when we do, we can always meet and talk more on this. There's a lot to do with respect to research. We have to build evidence for using yoga in various disorders, various diseases. And I'm happy to tell you that CCRN is now opening up a center for mind-body medicine in AIIMS Rishikesh, AIIMS Raipur, and Postgraduate Institute Chandigarh. So this is a 5-year it was a very big program from CCRY, Ministry of Ayush, where we are going to do a lot of research, where we are going to integrate yoga into various aspects of conventional care. 5 different research projects in each of these centers, and we hope that we'll be able to bring more evidence level for utility of yoga interventions from India. Another important thing which I want to tell all of you, which people have to be aware, is we take a lot of pride in saying that India is a country where yoga has taken birth. But we should also feel ashamed that today the Western country has taken leaps and bounds over India as far as yoga is concerned. They're able to package yoga to the masses. They're able to conduct the business of yoga. Apart from that, the research contribution to yoga is much more in the West compared to India. India's contribution is only 19% as far as yoga is concerned in the research. And for meditation, it is only 6%. It's only 6% in meditation. So the huge amount of literature, huge amount of research contribution on yoga and meditation is usually from the Western countries. And if we have to change this, we have to change policies. We have to change the research policies or research outlook. We have to start publishing more papers. We have to start working with leading institutions in the country and give funds for more of research so that the evidence for yoga comes up more in from India as compared to we taking everything from the Western countries. With this, I would like to end my talk. I thank one and all for this giving me an opportunity to talk and share my views with all of you. Mandik ji, namaskar. And I'm very, very happy to be associated with your organization. We hope to meet once again in the meetings. And I thank you and your organization and wish all the well and the best for your organization in the years to come, sir. Namaskar. राघवेंद्र जी, योगिक प्रक्रियाएं थेरेपी के लिए बहुत अच्छी हैं, प्रिवेंटिव भी है, लेकिन इसको अप्लाई करते समय उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाने की कोशिश किया है, धन्यवाद। मैं आदरणीय गुरुजी डॉक्टर विश्वास जी मंडलिक से निवेदन करूंगा कि वे अब हमारे सभी साधकों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर विश्वास जी मंडलिक। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। आप सब लोग भारत के अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं। इतना ही नहीं तो बल्कि अनेकों देशों से भी आए हुए हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। ये सम्मेलन तो हम हर साल करते हैं, लेकिन सम्मेलन हमारे नासिक में इस आश्रम में होता है और सब लोग हमारे सामने होते हैं। आज भी आप सब लोग तो हमारे सामने हैं, लेकिन चित्र रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। लेकिन मुझे बताने की खुशी होती है कि हमेशा से ज़्यादा लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं।
योग शिक्षक है, योग साधक है, योग प्रेमी भी है। हमारी संस्था ने 60 साल पूरे किए हैं कार्य के। जब बीज रोआ था 60 साल पहले तो कुछ नहीं था, आज उसका रूपांतर एक बड़े वटवृक्ष में हुआ है। न केवल भारत में लेकिन भारत के बाहर भी हमारी संस्था का प्रचार चल रहा है। और 60 साल संस्था के लिए तो ज्यादा नहीं होते, मतलब इसके आगे चल के हमें तो बहुत कुछ कार्य करना है। और एक सम्मेलन का भी वही उद्देश्य है, हर साल इसी उद्देश्य से अलग अलग विषय पे सम्मेलन होता है। तो आज सम्मेलन का भी शुभारंभ हुआ है। और जैसे कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ है, लेकिन असल में तो शुभारंभ हुआ है माननीय डॉक्टर राघवेंद्र जी के भाषण के साथ। इसलिए मैं कहता हूं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो सम्मेलन तो ठीक होने वाला है, आगे का कार्य भी बढ़ने वाला है, यही इसका निर्देशन है। विषय है स्वास्थ्य के लिए योग, जिसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। राघवेंद्र जी ने बहुत कुछ जानकारी भी दी है, रिसर्च भी बताए हैं, और साथ साथ सब योग शिक्षकों के लिए कुछ मार्गदर्शन भी किया है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि योग का प्रचार तो बढ़ रहा है, लेकिन योगोपचार भी बढ़ रहा है। और ऐसा समझ में आता है कि कोई भी योग शिक्षक बन जाता है तो योगोपचार करने लगता है। इसलिए डॉक्टर राघवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है सब लोगों के लिए। योगोपचार करने में कुछ संभालना चाहिए, पेशेंट के लिए बुरा हो सकता है। योग बहुत अच्छा है, लेकिन गलत ढंग से या गलत तरीके से योग सिखाया गया है तो उसमें नुकसान हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी ढंग से समझाया है। सभी योग शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। योग शास्त्र थे, योग आत्मा से परमात्मा तक विकास करने वाला शास्त्र है, लेकिन अभी जो विषय है वो स्वास्थ्य का है, जो प्राथमिक स्तर पे होता है। स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आत्मिक स्वास्थ्य भी है। और पूरा विश्व इसके हिसाब से योग की तरफ देखने लगा है कि बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधरे और जो स्वास्थ्य है वो ऐसा ही रहे। क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, तो दोनों एस्पेक्ट के लिए सब लोग योग करने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने अखिल विश्व के स्तर पर योग पहुंचाया है। विश्व योग दिन मनाया जाता है, और आपने देखा है न्यूज चैनल पे भी पूरे विश्व में बहुत बढ़िया ढंग से मनाया जाता है। और ऐसा समझ में आ गया है कि ये योग की अनिवार्यता है स्वास्थ्य के विषय में। कोई सब उपचार पद्धति है, लेकिन उनके साथ कुछ साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। मॉडर्न साइंस ने तो बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है, इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया भी है, लेकिन हेल्थ का विचार किया जाए तो उसमें बहुत कमियां भी है, उसमें साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, और ज्यादा तकलीफ वाले भी है। और योग में तो सब अच्छी बातें हैं, साइड इफेक्ट भी है, लेकिन वो अच्छे साइड इफेक्ट है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। मेडिकल साइंस में सब निगेटिव साइड इफेक्ट है, इधर पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। इसलिए सब लोग योग की तरफ मुड़ रहे हैं, और इसीलिए आप सब लोग भी इस सम्मेलन में जो सम्मिलित हो रहे हैं, कुछ अच्छी जानकारी लेने के लिए आए हैं योग के बारे में, कुछ मार्गदर्शन जो आपको मिलने वाला है और जो हमारे कार्य के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। इसलिए इसके आगे चल के हम देखेंगे। सम्मेलन की तो शुरुआत हुई है, एक सप्ताह ये सम्मेलन चल रहा है। बहुत सारे योग विशेषज्ञ यहाँ आएंगे और अलग अलग विषय पे अपनी अपनी राय रखेंगे। आज जैसा राघवेंद्र जी ने हमें बहुत कुछ अच्छा मार्गदर्शन दिया है, इस प्रकार अच्छा मार्गदर्शन आगे के लोग भी हमें देंगे, और इस सम्मेलन का उपयोग करते हुए हम योग का प्रचार प्रसार ठीक ढंग से न केवल भारत में पूरे विश्व में करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। इसके साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। धन्यवाद गुरुजी। कार्यक्रम के समाप्ति के पूर्व
मैं अर्चना जी वाड़ी से निवेदन करूंगा कि हमारे योग विद्या गुरुकुल के परंपरा अनुसार कार्यक्रम की समाप्ति विश्व कल्याण प्रार्थना से करेंगे। अर्चना जी वाड़ी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरि कर्ता हरि कर्ता हि केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।